नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पॉलिटी के पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें हम लोग सेट नंबर 8 को कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने भाग नंबर 1 से लेकर भाग नंबर 7 के सारी की सारी वीडियोस रिलीज करवा दी हैं। दिस इज सेट नंबर 8 एंड ऑल्सो ये आपका फाइनल सेट है जो कि इस पूरी की पूरी सीरीज में रिलीज करवाया जाएगा। इस सेट में जैसा कि आपके सामने विजिबल है, हम ई गवर्नेंस के साथ कुछ जुड़े हुए मुद्दों को उठाएंगे, कुछ जुड़े हुए मुद्दों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी के करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और पुराने सेट्स को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने तैयार कर दी है। इस प्लेलिस्ट को जाकर आप लोग रेफर कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पाथफाइंडर के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का नाम है यूपीएससी 2021 करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स, जिसके चलते आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स की सारे के सारे सेट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे और अनअकैडमी की ऐप पे आप मुझसे इस पर्टिकुलर हैंडल पे जुड़ सकते हैं। ऑल्सो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, कल सुबह 8 बजे आपको मेरे साथ जुड़ना है इस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास में, जिसमें कि हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजंस को। इस क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जल्दी से जाएँ और इस क्लास में एनरोल करें। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही शानदार ऑफर्स लेकर आया है। ये वाला ऑफर 12 मई तक वैलिड है, यानी कि केवल कल तक वैलिड है, जिसमें अगर आप लोग जीएस और ऑप्शनल को कंबाइन करते हैं तो आपको 25% की छूट प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ साल का सबसे बड़ा ऑफर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जीएस का जो अकेला प्राइस है वो 49,500 रुपीज़ है। ऑप्शनल का जो अकेला प्राइस है वो लगभग 30,000 के आसपास है। अगर आप दोनों को कंबाइन करते हैं तो 77,000 का प्राइस बनता है, लेकिन जो नया प्राइस है दैट इज़ ओनली एंड ओनली 57,500। और केवल इतना ही नहीं, इसके ऊपर भी आप लोग 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं यूजिंग माई यूनिक रेफरल कोड दैट इज़ ANIUPSC। यूजिंग दिस कोड आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि इफेक्टिवली आपको 51,750 का ये कोर्स पड़ जाएगा। राइट, तो जल्दी से जाएं और अपने फैसले को लें एंड बिफोर 12th में इस ऑफर में डेफिनेटली एनरोल करवा लें। अगर आप लोग केवल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पर्सनल कोच आपको साथ में मिलता है और इसका जो प्राइस है ये 74,000 का है। इसमें भी आप लोग 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस, यूजिंग माई कोड आप डायरेक्टली 10% का डिस्काउंट यहाँ पर अवेल करवा सकते हैं। नाउ कई सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि क्या हम केवल एक ही बैच में एनरोल करवा पाएंगे? तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन को एनरोल कर लेते हैं तो जिस बैच में आप चाहें अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। द एंटायर ऐप इज़ ओपन फॉर यू। जो भी आपको सूटेबल लगता है उस बैच में जाके उस टीचर से पढ़िए, जो भी आपका मनपसंद टीचर है, आपको वो वाला वहाँ पर टीचर आके पढ़ा देगा। राइट, इसमें 3-4 ऑफर्स चल रहे हैं। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो आपको प्रिंटेड किताबें दी जाएंगी जिनकी वैल्यू 10,000 रुपये की है। आपको 12 महीने की जगह सीधा 15 महीने की सब्सक्रिप्शन दी जाएगी। ईएमआई की ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड ऑब्वियसली 10% डिस्काउंट अवेलेबल है अगर आप लोग मेरा यूनिक रेफरल कोड यूज़ करते हैं ANIUPSC। चलिए स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुल मिला के ये 6-7 टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिशन कर्मयोगी, और ये मैं समझता हूं केवल प्रीलिम्स के लिए ही नहीं बल्कि मेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। आई एम ऑलमोस्ट एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन इस साल के मेंस में डेफिनेटली आएगा फ्रॉम द मिशन कर्मयोगी। आधार केस को लेकर बातचीत करी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली आधार केस में क्या कहा था कि किस किस चीज़ के लिए ये मैंडेटरी है, किस किस चीज़ के लिए ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए बातचीत करी जाएगी कि यहाँ पर क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, क्या क्या आपको चीज़ें याद करनी है। ठीक है, इसको लेकर भी यूपीएससी से सवाल एक्सपेक्टेड था, लेकिन पिछले साल के प्रीलिम्स में आने की पूरी अपेक्षा थी। इस साल डेफिनेटली इसको लेकर सवाल आएगा ही आएगा। इसके बाद हम 2 ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे। सबसे पहला है समर्थ, दूसरा है कोविन। कोविन तो आई थिंक आपको मालूम होगा, आजकल बहुत सुर्खियों में चल रहा है। ठीक है, तो कोविन के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आपको बताई जाएगी। देन आई विल टॉक अबाउट सर्टन टिडबिट्स इन न्यूज़। कोई छोटे मोटे इंडाइसेस होंगे, छोटे मोटे सूचकांक होंगे जो कि निकाले हैं पिछली बार, उनके बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली केरला के द्वारा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है के-फॉन। तो ये के-फॉन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या है, क्या क्या सेवाएं यहाँ पे केरला के नागरिक यहाँ से उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। With reference to functioning of Mission Karam Yogi, consider the following statements. इसमें it includes the transition from the roles-based to the rules-based human resource management by aligning work allocation of the civil servants.
प्रोग्राम विल बी डिलीवर्ड बाय सेटिंग अप एन इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग जिसका नाम है IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। तो आई थिंक अगर आप थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते होंगे मिशन कर्मयोगी के बारे में तो कॉमन सेंस से भी आप बता सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट साफ साफ गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट साफ साफ गलत इसीलिए है क्योंकि ट्रांजिशन जब भी होनी है दोस्तों वो रूल्स बेस्ड से रोल्स बेस्ड होने वाली है, कभी भी रोल्स बेस्ड से रूल्स बेस्ड नहीं हो सकती है। अभी क्या है, भारत का जितना भी ब्यूरोक्रेसी का ढांचा है वो बेसिकली रूल्स के ऊपर काम करता है। तो हम ये चाहते हैं कि वो रूल्स के ऊपर काम करने की बजाय बेसिकली रोल्स के हिसाब से काम करें, लोग जो है अपनी कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से काम करें सो दैट हमारे सिविल सर्विसेज में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार आ सके। तो पहला स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत है और दूसरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। इसमें सरकार जो है एक नया ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म लेकर आएगी जिसका नाम रखा है IGOT। सो फर्स्ट आपका गलत है, सेकंड आपका सही है, हेंस आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B 2 ओनली। इसके बारे में थोड़ी जानकारी और ले लीजिए। मिशन कर्मयोगी बेसिकली हमारा जो कैबिनेट है इसने रिसेंटली इसको अप्रूव किया था, लेकिन इसका पूरा नाम जान लीजिए, टेक्निकल नेम इस पूरे के पूरे मिशन का क्या है। कर्मयोगी तो इसको हम वैसे बोल देते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, NPCSCB। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि सवाल आपको इस तरीके से पूछा जाए कि NPCSCB के द्वारा ये पर्टिकुलर क्या क्या जो है प्रोविजंस दिए गए हैं, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस पर्टिकुलर नेम। अब इसमें है क्या, इसके कोर प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रांजिशन होगा, यानी कि मूवमेंट होगी फ्रॉम अ रूल्स बेस्ड प्लेटफॉर्म टू अ रोल्स बेस्ड प्लेटफॉर्म। जो आपका कंप्लीटली ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट है उसमें बदलाव लाया जाएगा। किस तरीके से, वर्क एलोकेशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स बाय मैचिंग देयर कॉम्पिटेंसीज टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई IAS अफसर है, ठीक है, हो सकता है कि वो पहले वो जानकारी ना रखता हो लेकिन उसको किसी पर्टिकुलर मंत्रालय का सचिव बना दिया है, जॉइंट सचिव बना दिया है, एडिशनल सचिव बना दिया है, ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये मिशन बेसिकली ये कह रहा है कि जिस IAS अफसर के पास उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की कॉम्पिटेंसी है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम करने की कुशलता है, उसी को वहाँ पे लगाया जाएगा। इस चीज़ का यहाँ पे खास रूप से ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा ऑन साइट लर्निंग करवाई जाएगी इन ऑर्डर टू कॉम्प्लीमेंट दी ऑफ साइट लर्निंग। अभी क्या होता है, कई सारे सरकारी अफसर हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, क्लासों में ट्रेनिंग लेकर आते हैं, अपनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग लेकर आते हैं और उसके बाद जाके उसको फील्ड में अप्लाई करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ऑन साइट ट्रेनिंग नहीं करवाते हैं। इस चीज़ की ट्रेनिंग की भी यहाँ पे जो सुविधा थी वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। वी वॉन्ट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ शेयर्ड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द लर्निंग मटीरियल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड द पर्सोनल। ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों इस मिशन कर्मयोगी के तहत करवाई जाएगी। एक और चीज़ जो कि आपको ध्यान रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्ट इन केस कोई ऐसा सवाल आ जाता है, फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज, इसको कहा जाता है फ्रैक्स अप्रोच। ये जो फ्रैक्स अप्रोच है बेसिकली वी वांट टू कैलिब्रेट ऑल द सिविल सर्विसेज पोजीशंस। एक ऐसे अप्रोच में हमको इसको ढलाना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि बेसिकली हम जब इन चीज़ों को करेंगे तो आपके जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनका बिहेवियरल, उनका फंक्शनल और उनका डोमेन वाइज कॉम्पिटेंसीज को हम और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक IAS का अफसर है, वो किसी पर्टिकुलर मंत्रालय में कुछ काम कर रहा है तो हम उसकी ट्रेनिंग उसी हिसाब से करवाएंगे सो दैट वो उसी मंत्रालय में और बेहतर तरीके से काम कर सके। टू एनकरेज एंड पार्टनर विद द बेस्ट इन क्लास लर्निंग कंटेंट क्रिएटर्स इंक्लूडिंग पब्लिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वगैरह के साथ भी हम यहाँ पर रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करेंगे सो दैट अगेन अफसरों की जो ट्रेनिंग है वो और बेहतर तरीके से हो सके। यहाँ पर इसी चीज़ को लागू करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जिसका नाम है IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। मिशन कर्मयोगी विल बी डिलीवर्ड बाय सेटिंग अप एन इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग दैट इज कॉल्ड एज IGOT। अब ध्यान से देख लीजिए, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होगा कि लोगों की कुशलता को बढ़ाने के लिए, उनके कौशल को बढ़ाने के लिए बेसिकली ई लर्निंग मटेरियल का प्रोविजन दिया जाएगा। इट विल बी क्यूरेटेड डिजिटल ई लर्निंग मटेरियल। क्यूरेटेड का मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं उसी एरिया के बारे में उनको और जानकारी देने के लिए उनको उसी प्रकार का लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो सकेंगी। केवल इतना ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का फ्रेमवर्क भी रखा गया है, यानी कि उनका मूल्यांकन, उनके ऊपर निगरानी भी रखी जाएगी सो दैट ये देखने के लिए कि जो चीज़ें उनको पढ़ाई गई हैं क्या वो चीज़ें वाकई में सीख रहे हैं या फिर नहीं सीख रहे हैं। आपने कई सारी
प्राइवेट कंपनियों में देखा होगा कि अक्सर क्या होता है, अगर प्रमोशन चाहिए तो आपको सो एंड सो टेस्ट को क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आपको प्रमोशन मिलेगा। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट उसी चीज़ को लेकर आने वाली है। हालांकि सरकार में भी टेस्ट होते हैं, लेकिन उन टेस्ट को अक्सर ऑफिसर्स सीरियसली नहीं लेते हैं। तो उन चीज़ों को और सीरियसली लेने के लिए बेसिकली ये IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को बनवाया गया है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट बैनर्स थे जो कि रिलीज़ करवाए गए थे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मिशन कर्मयोगी रूल्स बेस्ड टू द रोल्स बेस्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। यहाँ पर शिफ्टिंग फ्रॉम रूल्स बेस्ड टू द रोल्स बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑन साइट लर्निंग, ऑफ साइट लर्निंग, ये सब चीज़ें आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मिशन कर्मयोगी द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ NPCS-CB, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री का एक HR काउंसिल बनाया जाएगा, ठीक है। यानी कि PM का जो ये ह्यूमन रिसोर्सेज काउंसिल होगा, ये बेसिकली स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा सो दैट सिविल सर्विसेज में जो रिफॉर्म्स हैं वो जल्द से जल्द हो सकें। कई सारी और चीज़ें भी बनाई जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट सेक्रेटरी, कोऑर्डिनेशन यूनिट, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, उसके बाद SPV, ये 3-4 चीज़ें करवाई जाएंगी। एक बहुत ही लंबा चौड़ा, बहुत ही फैला हुआ मिशन है, लागू होना शुरू हो चुका है। अगले कई सारे सालों तक ये इंश्योर करेगा कि इंडिया के जो IAS ऑफिसर्स हैं, जो दूसरे ऑफिसर्स हैं, वो बेसिकली अपना बेस्ट दे पा रहे हैं अपने काम में आकर। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ आई होंगी। देयर इज़ अ डेफिनेट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मिशन, प्रीलिम्स में या मेंस में डेफिनेटली आएगा, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Ration card Aadhaar linkage is must to access the portability scheme. Under this, a migrant will be allowed to buy maximum of 80% of the family quota. अब देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। फर्स्ट, इसके पहले हम इसके पूरे की पूरी चीज़ को पढ़ लेते हैं। अब देखिए 1 जून 2020 की यह खबर है, 3 more states included in the one nation one ration card scheme। अभी तक क्या था, अगर आपने सुना होगा, भारत में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको कि हम लोग PDS कहते हैं, उसके तहत सस्ते दामों में अनाज लोगों को दिया जा रहा था। लेकिन उसमें क्या था कि अगर कोई इंसान जिस स्टेट का है उसी स्टेट में रहकर, या फिर जो इंसान किसी डिस्ट्रिक्ट का है तो उसी एरिया में रहकर वो अपने PDS कार्ड का इस्तेमाल कर सकता था। अगर मान लीजिए वो माइग्रेशन करके कहीं पे चला जा रहा है तो वहाँ पर जाके अपने कार्ड का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएगा। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने शुरू किया वन नेशन वन कार्ड स्कीम, वेरी सिमिलर टू GST, जैसे कि वन नेशन वन टैक्स है, उसी हिसाब से वन नेशन वन कार्ड स्कीम शुरू किया गया है। सो एज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अमिड COVID-19, द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द नेशनल रोल आउट ऑफ द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। धीरे धीरे सारे के सारे जो आपके राज्य हैं, सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत इंक्लूड करवा लिए जाएंगे। अब देखिए, अंडर दिस ONOR, इसको हम ONORC भी कहते हैं, और कुछ कुछ एरियाज़ में आपको इसको ONOR के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों ही नाम बिल्कुल करेक्ट हैं। ONORC सिस्टम जो बेनिफिशियरी है, जो यहाँ पर बेनिफिशियरी होगा, ही विल बी एबल टू बाय सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी FPS। FPS की फुल फॉर्म क्या है? फेयर प्राइस शॉप, यानी कि ऐसी दुकानें जहाँ पर आपको अनाज सस्ते दामों में मिलता है, अक्रॉस द कंट्री यूजिंग देयर सेम राशन कार्ड विच इज़ आधार लिंक्ड। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो राशन कार्ड है ये आधार लिंक्ड होना बहुत ही अनिवार्य है। करंटली जो PDS का सिस्टम चलाया जा रहा है, एक राशन कार्ड होल्डर कैन बाय द फूड ग्रेन्स ओनली फ्रॉम द फेयर प्राइस शॉप्स विच हैज़ बीन असाइंड इन द लोकेलिटी इन विच ही और शी लिव्स। तो केवल जिस एरिया में वो निवास करता है वहीं पर जाके वो उस पर्टिकुलर दुकान से उस सामान को खरीद पाएगा। ये वाली चीज़ को बेसिकली अब ख़त्म करने के लिए ONORC को शुरू किया गया है। इसमें पार्था मुखोपाध्याय जो वर्किंग ग्रुप था ऑन माइग्रेशन रिकमेंडेड फॉर पोर्टेबिलिटी ऑफ PDS इन 2017। इस प्लीज़ वर्किंग ग्रुप के नाम का भी याद रखिए कि ये वाला जो वर्किंग ग्रुप था, इन्होंने कहा था कि इस टाइप की चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, जो फाइनली अवेलेबल करवा दी गई है। इसके बाद वैसे गवर्नमेंट ने 2018 में इंटीग्रेटेड PDS को शुरू किया था, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ PDS, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं था। अब क्या कर दिया है, न्यू सिस्टम विल आइडेंटिफाई बेनिफिशियरी थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सर्विसेज विच आर इंस्टॉल्ड एट द FPS। तो इसके चलते कहीं पर भी अभी देखिए आधार लिंक कर दिया गया है, तो आधार में आपकी बायोमेट्रिक की डिटेल्स होती हैं, कहीं पर भी जाकर कोई भी इंसान बेसिकली अपने अनाज को सस्ते दामों में ले सकता है।
यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, माइग्रेंट विल बी अलाउड to buy a maximum of 50% of the family quota. This is to ensure that the individual after shifting to another place does not buy the entire family quota in one go. कोई इंसान है, मान लीजिए वो नौकरी की तलाश में किसी एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जा चुका है, वहाँ पर जाकर वो अपने कोटा को इस्तेमाल करना चाहता है, कितनी ग्रेन्स वो ले सकता है, तो वो केवल 50% ऑफ द फैमिली कोटा को ही यूज़ कर सकता है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, कौन सी स्टेट्स हैं जो कि ऑलरेडी इसमें एनरोल कर चुकी हैं, लेकिन ये उतना रेलिवेंट नहीं है बिकॉज धीरे धीरे कई सारी इसमें स्टेट्स जो हैं वो ऐड होती जा रही हैं। इसमें जो आपका राइस होगा ये बेसिकली 3 रुपये प्रति किलो पे स्टोर बेचा जाएगा, और आपका जो गेहूँ होगा ये 2 रुपये प्रति किलोग्राम पे बेचा जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, राशन कार्ड आधार लिंकेज इज मस्ट टू एक्सेस द पोर्टेबिलिटी स्कीम। बिल्कुल सही है, राशन कार्ड को जो है आधार से लिंक करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बायोमेट्रिक वाला जो इसमें चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद माइग्रेंट विल बी अलाउड टू बाय अ मैक्सिमम ऑफ 80%, तो जी नहीं, माइग्रेंट के पास केवल 50% का ही यहाँ पे छूट है कि वो केवल 50% ही यहाँ पे बाय कर सकता है। हेंस आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा, 1 ओनली विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले टॉपिक की बात कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू आधार एंड द आधार जजमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Aadhaar is a verifiable 16-digit identification number which is issued by the UIDAI to the resident of India. Aadhaar is mandatory for filing of income tax returns and allotment of permanent account number. I think ये चीज़ सेकंड वाला स्टेटमेंट तो आप लोगों ने इतनी बार सुन लिया होगा कि जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह दिया है कि इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार मैंडेटरी है और पैन कार्ड लेने के लिए भी आधार मैंडेटरी है। हालांकि वो बात अलग है कि बार बार इसकी डेडलाइन एक्सटेंड होती रहती है, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कमिंग टू नंबर 1 स्टेटमेंट, ये 16 डिजिट होता है या फिर 12 डिजिट होता है, तो पहले वाला स्टेटमेंट आपका सीधा सीधा गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, हेंस ऑप्शन बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आधार के केस में हुआ क्या था? बेसिकली 2018 में जो आधार को लेके फैसला सुनाया था हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, उसी का एक रिव्यू चल रहा था, और जब यहाँ पर रिव्यू चल रहा था तो इसका जो रिव्यू था उसको डिसमिस कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम इसके रिव्यू पिटिशन को अब नहीं सुनने वाले हैं, और ये 4-1 की मेजॉरिटी से इस पर्टिकुलर पिटिशन को बेसिकली डिसमिस करवा दिया गया था। वो क्या हुआ था वो चीज़ें हमारे लिए जाननी आवश्यक नहीं है, हमारे लिए बेसिक चीज़ें जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आधार में अब क्या क्या चीज़ें कही गई थी 2018 में ही। सबसे पहले तो ये कहा गया था कि आधार कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि ये एक संवैधानिक चीज़ है, बिल्कुल सही है। इट इज़ मैंडेटरी ओनली टू एक्सेस द सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है, कि जो सामाजिक विकास के लिए योजनाएं लाई गई हैं, जो सामाजिक विकास के लिए सेवाएं लाई गई हैं, उसके लिए आधार मैंडेटरी है, वहाँ पर आपको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। ये प्राइवेसी टेस्ट को भी मीट करता है, यानी कि अगर आपको ध्यान होगा 2017 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी जिसका नाम था पुत्तास्वामी जजमेंट। पुत्तास्वामी जजमेंट में दोस्तों ये कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी बेसिकली आपकी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो पुत्तास्वामी जजमेंट में जब ये कह दिया गया था कि फंडामेंटल राइट है, यानी कि इसका उल्लंघन स्टेट नहीं कर सकती है। अब अगर इसका उल्लंघन स्टेट नहीं कर सकती है तो बेसिकली आधार के माध्यम से अगर उसका उल्लंघन हो रहा था तो आधार गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जी नहीं, आधार आपकी गोपनीयता को सुरक्षित रखता है, इसीलिए आधार को यहाँ पर आप नहीं ख़त्म कर सकते हैं। और बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर आपको टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज या सब्सिडीज़ देनी है तो उसमें भी आधार काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, मनरेगा है, पीडीएस है, एलपीजी है, उसके लिए भी ये मैंडेटरी है, टैक्स रिटर्न्स के लिए मैंडेटरी है और पैन नंबर के लिए भी मैंडेटरी है, लेकिन बैंक अकाउंट के लिए मैंडेटरी नहीं है, मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन के लिए मैंडेटरी नहीं है, स्कूल की एडमिशन के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। एनरोलिंग फॉर कोर्सेज कंडक्टेड बाय सीबीएसई यूजीसी मैंडेटरी नहीं है, कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट्स इन म्यूचुअल फंड्स, वहाँ पर भी ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। ये प्लीज़ ध्यान रखिए, ऐसे सवाल आजकल यूपीएससी में बहुत पूछे जाने लगे हैं कि कहाँ कहाँ पर आधार मैंडेटरी है, कहाँ कहाँ पर चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। इसी के चलते ये वाले सवाल का जवाब आई थिंक आप लोग अब समझ पा रहे होंगे। कुछ और चीज़ें आधार के बारे में, ये एक 12 डिजिट का नंबर होता है, आप अपना आधार कार्ड निकाल के देख भी सकते हैं। नंबर इशू कौन करता है? भारत की एक अथॉरिटी है जिसका नाम है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इस नंबर को इशू करती है। रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया को ही ये नंबर इशू किया जाता है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जिसको एस्टैब्लिश किया गया था आधार का जो एक्ट था 2016 का, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिस मिनिस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं?
माइटी के नाम से भी जानते हैं। तो इस मिनिस्ट्री के तहत ये वाली जो आपकी सांवैधिक अथॉरिटी है इसको स्थापित किया गया है। आधार कुल मिला के 4 इन्फॉर्मेशन आपसे लेता है। सबसे पहले आपका नाम लेता है, उसके बाद आपकी उम्र लेता है, उसके बाद आपका जेंडर, आपका लिंग लेता है और साथ में आपका पता भी लेता है। केवल ये 4 चीज़ें लेता है। उसके बाद बायोमेट्रिक डेटा को अलग से कलेक्ट किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम, ठीक है, उसके बाद जेंडर, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ से आपकी एज आ जाएगी और पीछे आपका एड्रेस लिखा होता है। इन एडिशन आधार हैज़ क्रिएटेड न्यू फीचर्स सच एज वर्चुअल आईडीज, जिसके चलते एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी प्रोटेक्ट हो सकती है। ठीक है, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आधार हैज़ बीन टू इम्प्रूव। कई सारे फायदे हुए हैं इसको और इस चीज़ को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट है, सोशल इम्पैक्ट एडवाइजरी ग्रुप है जिसका नाम है दालबर्ग। इसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसने ये बताया है कि 95 लोगों के पास आधार कार्ड है, 95% लोगों के पास आधार कार्ड है भारत में, और 80% ऑफ द बेनिफिशियरीज ये मानते हैं कि आधार के आने की वजह से जो पीडीएस के राशंस हैं, जो मनरेग की स्कीम है, जो सोशल पेंशन्स हैं, ये और रिलायबल हो चुकी हैं। यानी कि गलत लोगों के पास पैसा नहीं जा रहा है, पैसे की चोरी नहीं हो रही है, सब्सिडीज़ जिसको मिलनी चाहिए उसको मिल रही हैं। तो डेफिनेटली आधार से हम ये कह सकते हैं कि सोशल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब छोटी मोटी चीज़ें बची हैं। समर्थ ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, बड़ा सिंपल है ये, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसका नया नाम आ चुका है, तो वो आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ चुका है। इन्होंने एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है जिसका नाम है समर्थ एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया गया है अंडर द नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर न्यूज़ को प्लीज़ ध्यान से देखिए, मैंने इसको पीआईबी से लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एनआईटी कुरुक्षेत्र इम्प्लीमेंट्स एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग समर्थ। ठीक है, तो ये एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग, इस चीज़ को प्लीज़ प्लीज़ ध्यान से रखिए। सुनिए, दोबारा बता देता हूँ, ये क्या है। ये एक ई गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म है डेवलप्ड अंडर द NMEICT ऑफ MHRD, और ये क्या करेगा, इट विल एनहांस प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन द इंस्टीट्यूट बाय सीमलेस एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। मान लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूट में, उसको एक इंस्टीट्यूट में कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, एक यूनिवर्सिटी में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, वो एक्टिविटीज़ हो सकता है रिसर्च हो रही हो, कोई इंसान थीसिस लिख रहा हो, कोई इंसान अपना पेपर पब्लिश करवाना चाहता हो। अब उसको चाहिए रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज बेसिकली यहाँ पर समर्थ प्रोवाइड करवाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें बेसिकली समर्थ के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये एक ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है, सिक्योर स्केलेबल एंड एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑटोमेशन इंजन फॉर यूनिवर्सिटीज़ एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओपन स्टैंडर्ड मतलब कि कंप्लीटली सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ओपन सोर्स। यहाँ पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि अनलॉक्ड हैं। ठीक है, सिक्योर है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको हैक कोई कर पाएगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई हैं। इसको इम्प्लीमेंट किया गया है भारत के एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट में, NIT कुरुक्षेत्र में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इज़ टू ऑटोमेट द प्रोसेसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को ऑटोमेट करवाया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कोविन के बारे में। कोविन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अभी तक देखिए, कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर आपको मालूम होगा कि पंजीकरण करवाने का एक पूरा प्रोसेस है जो कि सरकार के द्वारा बनाया गया है। इसको एक बार के लिए भूल जाइए। आपने सुना होगा भारत के द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली भारत में जो टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है ये आज से ही नहीं, हम 1985 से चलाते आ रहे हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट तथ्य बताना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण का जो अभियान है वो भारत में ही चलाया गया था इस पर्टिकुलर UIP के तहत। कई सारी बीमारियाँ हैं जो कि हमने UIP के तहत कवर करी हैं। इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भारत ने एक वैक्सीन इंटेलिजेंस सिस्टम शुरू किया था जिसका नाम था E-WIN। ठीक है, E-WIN को लेके UPSC सवाल पूछ चुकी है दोस्तों। E-WIN का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। उन्हीं लाइंस पे अब कोविन को शुरू किया गया है। अब कोविन क्या है, कुछ नहीं, एक तरीके की एक्सटेंशन है E-WIN की, लेकिन खास तौर से किसके लिए शुरू किया गया है, कोविड के वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए शुरू करवाया गया है। इसको डेवलप किसने किया है, अब जान लेते हैं। माइटी, अभी अभी हमने बात करी थी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको डेवलप किया है सो दैट भारत में जो वैक्सीन का, जो टीके का वितरण है, टीके को लेके जो इंटेलिजेंस है, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर गेन कर सकें। इट इज़ अ डिजिटाइज्ड,
ठीक है, रियल टाइम प्लेटफॉर्म, चीज़ें अब ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती हैं। इट ऑल्सो अलाउज द सिस्टम टू मॉनिटर द यूटिलाइजेशन, वेस्टेज, कवरेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन, कि कितने एरिया में कवरेज हो चुकी है, कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, कहीं वैक्सीन वेस्ट हो रही है नहीं हो रही है, सब चीज़ें यहाँ पर ये मैनेज कर पाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। 2020 ये रिलीज़ किया गया था, प्रजा फाउंडेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये पहली बार कुछ ऐसी चीज़ सामने आई है इसीलिए बात कर रहे हैं। प्रजा फाउंडेशन बेसिकली दोस्तों एक NGO है, एक गैर सरकारी संगठन है जो कि काम करती है मुंबई से। इन्होंने रिलीज़ किया है बेसिकली ये बताने के लिए कि वाकई में हमें रियल एम्पावरमेंट कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रही है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। कि भारत में आपको ध्यान होगा 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को शुरू किया था, लेकिन क्या वाकई में उनको वो वाले सब्जेक्ट्स जो कि संविधान ने देने चाहे थे, उनको वो वाले सब्जेक्ट्स मिले हैं या नहीं मिले हैं। 12वीं अनुसूची के तहत 18 ऐसे काम थे जो कि बेसिकली स्टेट्स को प्रोवाइड करने थे म्यूनसिपैलिटीज़ को, लेकिन किसी भी स्टेट ने भारत में 18 के 18 फंक्शंस को अभी तक विकेंद्रीकृत नहीं किया है, अभी तक उनको डिवॉल्व नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू UGI, ओडिशा बेसिकली सबसे टॉप स्टेट आती है इन अर्बन गवर्नेंस, और मणिपुर और नागालैंड जो है ये सबसे बॉटम में आते हैं व्हेन इट कम्स टू दी अर्बन गवर्नेंस। इसके बाद बात कर लेते हैं KFON के बारे में। KFON दैट इज़ केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। ये क्या करता है? इट बेसिकली प्रोवाइड्स फ्री इंटरनेट फॉर पुअर फैमिलीज एंड पब्लिक ऑफिसेज। ये वाली जो स्कीम है या ये वाला जो पूरा का पूरा परियोजना है, ये केवल और केवल केरला के द्वारा ही शुरू करी गई है। इट इज़ अ कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव। स्टेट का जो पावर यूटिलिटी बोर्ड है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, और केरला का जो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, केरला स्टेट IT इंफ्रा लिमिटेड है, इन दोनों ने मिलकर इसको शुरू किया है। जो केबल टेलीविज़न के ऑपरेटर्स हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, वो भी यहाँ पर आके फाइबर नेटवर्क्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे इस इमेज में देख सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा वाईफाई सर्विसेज का है, स्मार्ट सिटीज़, डिजिटल रियल एस्टेट, टेलीकम्युनिकेशंस, OTT का मतलब आपका नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। E-गवर्नेंस में हेल्प करेगा, यहाँ पे सेफ सिटीज़ में हेल्प करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट क्लासरूम्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी बिकॉज ऑफ दिस फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टेट ने शुरू किया है, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। बहुत ही ईजी सवाल होते हैं ये, ऐसे सवालों में मार्क्स हमें लूज आउट नहीं करने चाहिए। वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूँगा अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लेना है इस रविवार के दिन। आपको इसमें हिस्सा लेने के लिए मेरा कोड यूज़ करना है ANI UPSC, और जो लोग विजेता होंगे उनको अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें कि इफ़ यू यूज़ माई कोड ANI UPSC आप इस टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा ले सकते हैं। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।